फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एटम्स इन मैग्नेटिक फील्ड एंड जीमान स्प्लिटिंग। तो पहले एटम्स इन मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक करेंगे, फिर जीमान स्प्लिटिंग वाला करेंगे। ओके, तो हमने देखा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, जिसको अपन म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तब हमने एम से डिनोट किया था, माइनस ई एल वेक्टर अपॉन 2m, प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। अब इस m को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू एल से, तो इक्वेशन 1 का डेरिवेशन ऑलरेडी प्रीवियस उसमें अपन कर चुके हैं। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस एटम को रख दिया जाए तो यहाँ पर टॉर्क जनरेट हो जाता है, और टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैग्नेटिक मोमेंट को या किसी मैग्नेटिक मोमेंट वाले लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होती है माइनस का म्यू डॉट बी, और उस पर जो टॉर्क लगता है वो होता है म्यू क्रॉस बी। तो यहाँ पर टॉर्क की बात हो रही है, तो टॉर्क कितना लगेगा अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में रख लेंगे, तो म्यू एल क्रॉस बी। म्यूअल का वैल्यू ऊपर से उठा के अपन यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का E/2m एल क्रॉस बी आ गया। अब इसकी वजह से जो क्या होता है कि जो एल होता है वो एल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ वो करता है, प्रिसीशन करता है, प्रिसीशनल मोशन, ये जो लिखा हुआ वर्ड इसको प्रिसीशन बोलते हैं। क्यों करता है ये मैं आपको समझा देती हूँ अभी। ओ माय गॉड, क्यों करता है। आपको पता है कि टॉर्क जो जो फोर्स होता है वो किसी पार्टिकल को लीनियर मोशन देता है, और जो टॉर्क होता है वो एंगुलर मोशन करता है, यानी घुमाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे सपोज एल इस वक्त इस दिशा में था और बी ऊपर था। यहाँ पर बना के देखते हैं अपन। तो सपोज किसी टाइम पे बी हमारा यहाँ पे है, एल हमारा यहाँ पे है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो आप दोनों इसी प्लेन में हैं। आप एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो। तो आप अपनी चारों फिंगर्स को एच डायरेक्शन में रखो और बी के साइड में घुमाओ। आपका थंब किधर आ रहा है, बाहर की दिशा में आ रहा है। तो ये जो एल है इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो बाहर की दिशा में लगेगा। तो ये अभी प्लेन में है, ये क्या करेगा, प्लेन में प्लेन से बाहर की तरफ टॉर्क जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, तो ये प्लेन से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो ये जो है अगर इस दोनों इस प्लेन में रहे तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक सर्कल ट्रेस करेगा, और इस एंगुलर मोशन का यानी सर्कुलर मोशन का जिम्मेदार होगा वो टॉर्क जिसकी वैल्यू एल क्रॉस बी थी। ये 3D में है यार, ये मैं नहीं समझा सकती, यहाँ डायग्राम देख लो आप। तो ये एल जो है ये इस बी के चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर मोशन करता रहेगा, और जहां पर ये जाएगा वहीं पर इसका वेक्टर होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में इसका प्रिसीशन शुरू हो जाएगा। अब मैग्नेट जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी कितनी होगी, माइनस का म्यूएल डॉट बी। म्यूएल की वैल्यू रखो, म्यूएल की वैल्यू माइनस का ई एल अपॉन 2m था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम प्रॉपर जेड डायरेक्शन में माने, केवल जेड डायरेक्शन माने, तो यहाँ पे एल डॉट बी में क्या होगा, यहाँ पे एल डॉट बी में एल के भी 3 कंपोनेंट है, एल एक्स एल वाई और एल जेड। तो एल एक्स जो होगा वो बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एल वाई जो होगा वो बी वाई से मल्टीप्लाई होगा, और एल जेड जो होगा वो बी जेड से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि हमने बी एक्स माना ही नहीं है, ये जीरो ये जीरो, तो एल जेड बचेगा, और बी जेड की वैल्यू हमने क्या मानी है, बी मानी है। ये देखो बी जेड जो है वो बी मानी है अपन ने, तो एल जेड और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसको ही सीधा देख लो, E/2m, और यहाँ पे LZ और यहाँ पे B आ जाएगा। इसको सिंपली थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, B को अंदर ले लिया ब्रैकेट के और LZ को छोड़ दिया। अब यहाँ पर LZ के हमारे पास क्वांटाइजेशन हो सकता है। LZ हमें पता है क्या होता है, ML H क्रॉस होता है। तो सपोज करो हम L=2 के लिए लेते हैं, L=2 के लिए लेते हैं, तो L=2 के लिए स्पेस क्वांटाइजेशन हम प्रीवियस टॉपिक्स में कर चुके हैं। तो L=2 के लिए ML की कितनी वैल्यूज होगी, +2 +2 +1 0 -1 -2। तो ML H क्रॉस कितना हो जाएगा, 2H क्रॉस, क्योंकि LZ कितना होता है, यहाँ रखो +2 रखोगे तो 2H क्रॉस, +1 रखोगे तो H क्रॉस 0 -1 H क्रॉस -2 H क्रॉस। करेक्ट। और L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू हमारे पास होगी रूट ऑफ L, L+1 H क्रॉस। तो L की वैल्यू 2 रखो, तो रूट ऑफ 2 2+1 H क्रॉस, तो कितनी हो रही है, रूट ऑफ 6 H क्रॉस। तो सारे वेक्टर जो बनेंगे उनकी लेंथ क्या होगी, रूट ऑफ 6 H क्रॉस। तो ये सारे जो लाइनें बना रखी है, ये वाली लाइन हो, ये वाली लाइन हो, ये वाली लाइन हो, ये सब की लेंथ कितनी है, रूट ऑफ 6 H क्रॉस। तो ये सब एक सर्कल की, सेमी सर्कल के ऊपर होंगे। सेमी सर्कल के ऊपर क्यों होंगे, क्योंकि सबकी लेंथ सेम है और सर्कल की रेडियस सेम होते हैं। तो ये स्पेस क्वांटाइजेशन हमारे पास
तो ml की वैल्यू -l से +l जाती है, उसके 2l प्लस वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, तो LZ की वैल्यू जो हमारे पास U की वैल्यू क्या मिली थी, U की ये वैल्यू याद रखो, EB अपॉन 2m LZ, EB अपॉन 2m LZ, EB अपॉन 2m और LZ। तो इस LZ की जगह अपन क्या रख सकते हैं, इस LZ की जगह रख सकते हैं ml H क्रॉस, ठीक है। तो ये वैल्यू रखा और फिर H क्रॉस को तो E के साथ ले लो, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। और E H क्रॉस अपॉन 2m क्या होता है, म्यू बी, तो म्यू बी इंटू बी, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, L मिल जाएगा, करेक्ट, ml मिल जाएगा। अब यहाँ पे ml की वैल्यू माइनस, अब ये जो है U एनर्जी की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या होगा, एनएल क्वांटम स्टेट वाला एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। और एमएल की कितनी वैल्यू है, एल के वैल्यू 2l प्लस 1 वैल्यू है, तो 2l प्लस 1 एनर्जी लेवल मिलेंगे हमें। और इनके बीच में एनर्जी गैप जो होगा वो गैप म्यू बी इंटू बी होगा, वो मैं बता दूंगी कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने पी के बारे में बात करी, अगर हम पी के लिए लेते हैं तो पी के लिए एल इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो एमएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितने एमएल होंगे उतने ही आपके पास एमएल की कितनी वैल्यू होगी, 12 प्लस 1। और यहाँ से एनर्जी जो आ रही है, यहाँ से इस फॉर्मूले से यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, म्यू बी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, साथ में एमएल, एमएल चेंज हो रहा है। तो जब एमएल की वैल्यू +1 होगी तो यू की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, u1 कितना आ जाएगा, म्यू बी इंटू बी। फिर आपके पास ml की वैल्यू 0 होगी तो u2 आपके पास कितना आ रहा है, 0। फिर ml की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1, तो u3 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का म्यू बी इंटू बी। तो 3 लेवल आपने बनाए हैं और इन तीनों के बीच का गैप कितना कितना आएगा, इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, देख लो, इन दोनों के बीच का गैप ये होगा, किसके बराबर होगा, म्यू बी में से 0 को माइनस करो, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो अंतर कितना आ रहा है, म्यू बी इंटू बी। और नीचे देखो अपर वैल्यू कितनी है, 0 है, और लोअर वैल्यू कितनी है, माइनस का म्यू बी, तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो फिर से कितना आ रहा है, अंतराल कितना आ रहा है, म्यू बी बी। यही लिखा हुआ है कि जो ऊर्जा अंतराल है वो समान मिल रहा है, ऊपर के 2 लेवल में भी म्यू बी बी मिला, नीचे के 2 लेवल में भी म्यू बी इंटू बी मिला, तो ये 3 लेवल बना लिए। और इसके लिए एल इक्वल टू 0 है, तो 2l प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिल जाएगी, क्योंकि l इक्वल टू क्या है, 0, तो एक ही लेवल मिलेगा, तो एक ही लेवल आया। इन तीनों से यहाँ पर 3 लाइनें मिलेगी, तो हमें यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी पहले एक लाइन मिल रही थी, यहाँ से यहाँ पर एक ही लाइन मिल रही थी, अब स्पेक्ट्रम में हमें 3 लाइनें मिल रही है, न्यू1, न्यू2 और न्यू3। ये मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, यहाँ पे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टेट जो होती है उनका सब एनर्जी लेवल में जो स्प्लिटिंग होती है उसे जीमान स्प्लिटिंग बोलते हैं। ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसे जीमान स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो जो डायग्राम अपन ने देखा वो क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में फील्ड ऑफ है, तो एक लाइन मिली थी, उसमें हमें जो P जो है और S जो है उसमें जीमान स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, और इलेक्ट्रॉन के P और S में हमें स्पेक्ट्रम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग मिली है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में ट्रांजिशन करता है तो मुख्य क्वांटम संख्या के साथ साथ ml में भी चेंज होता है, और क्वांटम यांत्रिकी में वो ही ट्रांजिशन अलाउ होंगे जिनके लिए ml के अंदर जो चेंज होना होगा वो 0 होगा। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा ml की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, +-1 होनी चाहिए का मतलब ये हुआ 3 ही लाइनें क्यों मिली, अब इसका मतलब समझना आप। प्लस माइनस यानी ml की वैल्यू जो है वो 1 से चेंज होनी चाहिए, डेल्टा ml की वैल्यू या तो +1 होनी चाहिए या -1, यानी कि ml की वैल्यू या तो 1 से बढ़नी चाहिए या 1 से घटनी चाहिए। तो पहला ट्रांजिशन ये देखते हैं, ट्रांजिशन नंबर 1, ये कहाँ से कहाँ तक में जा रहा है, ये 1 से इसमें जा रहा है, s के लिए तो यहाँ पे 0 ही होता है, ml की वैल्यू 0 होती है, ml की वैल्यू 0 है, तो +1 से 0 में जा रहा है, तो +1 से 0 में जा रहा है तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 का ही डिफरेंस हुआ, और ये यहाँ पे आपके पास में 0 से 0 में आ रहा है, करेक्ट। इसका अपन आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ऐसे परिवर्तन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में एक स्पेक्ट्रल लाइन होती है, ओके, जीमान स्प्लिटिंग जो भी है एच न्यू नॉट होती है, जस्ट अ मिनट, यस, वो जीमान स्प्लिटिंग के करस्पॉन्डिंग नहीं आएगा, ये वैल्यू आपके पास, अरे हाँ
ये लिखा हुआ है ना यार, मैं भी क्या, ये क्लियर लिखा हुआ है देखो, डेल्टा एम एल 0 हो सकता है या फिर +-1 हो सकता है। अब करेक्ट है, अब मैं समझा सकती हूँ, 0 वाला अलाउड है। तो ये देखो, ये 0 से 0 में जा रहा है, तो डेल्टा एमएल में चेंज कितने का हुआ, 0 का हुआ, अलाउड है। और ये -1 से इसमें आ रहा है, तो -1 से 0 में जाएगा तो चेंज कितने का हुआ, -1 का हुआ। तो इन 3 लाइनों में हमारे पास जो जो एमएल में चेंज हुआ है वो या तो +1 का हुआ है या 0 का हुआ है या -1 का हुआ है, इसलिए हमें 3 लाइनें मिली है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, पहले इनकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जो हमें एनर्जी मिलती वो मान लीजिए E0 थी, मतलब ऑब्वियसली ऊपर से नीचे अगर आएगा तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, ये मान लीजिए h न्यू नॉट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में 3 लाइन मिली है, उनकी एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी हमने देख लिया, एनर्जी का जो डिफरेंस था वो कितना था, म्यू बी बी था। तो एनर्जी की जो एक लाइन है वो मिलेगी E0 माइनस म्यू बी बी, एक मिलेगा वापस E0 क्योंकि ये 0 के करस्पॉन्डिंग था, ये हमारे पास 1 के करस्पॉन्डिंग है और ये हमारे पास -1 के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि एनर्जी का जो लेवल का जो डिफरेंस था हमारे पास, वो यहाँ का ये जो डिफरेंस है वो म्यू बी बी है और ये डिफरेंस भी म्यू बी बी है। करेक्ट, तो यहाँ पे लाइन गिर रही है, तो यहाँ से जो लाइन मिल रही है मान लीजिए वो न्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग मिल रही है, सॉरी बीच वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग, बीच वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर न्यू नॉट मिल रही है तो इससे जो आएगी लाइन वो न्यू नॉट, सॉरी इसमें से ये ई नॉट है मान लीजिए, बीच वाले से जो आ रही है वो ई नॉट है, तो इससे छोटे वाले से जो आएगी वो क्या आएगी, ई नॉट में से म्यू बी माइनस करना पड़ेगा और सबसे ऊपर वाले से जो आएगी उसमें प्लस करना पड़ेगा, तो एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो और एक बार एज इट इज रहने दो। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी अगर एच न्यू इज इक्वल्स टू, और ये एनर्जी जो होती है वो ई नॉट जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो जो भी एनर्जी मिली है उसको एच से डिवाइड कर दो, तो न्यू वन जो होगी वो न्यू नॉट में से म्यू बी बी अपॉन एच कर दो, न्यू टू आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मिलेगी क्योंकि वो न्यू नॉट था, और ये आपको प्लस कर दो, ये बता रहा है डेल्टा एम जब -1 है, ये डेल्टा एम 0 है और ये डेल्टा एम 1 है। करेक्ट, म्यू बी की वैल्यू रखेंगे अपन, म्यू बी की वैल्यू होती है ई एच क्रॉस अपॉन 2m और एच क्रॉस की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई, तो इसका दूसरा फॉर्मूला कितना होता है ई एच अपॉन 4 पाई एम, तो यहाँ से ई बी अपॉन 4 पाई एम, ई बी अपॉन 4 पाई एम और ये, करेक्ट, तो ये अपन को मिल गया। इस प्रकार किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो गई, जो एक्चुअल स्पेक्ट्रल लाइन थी न्यू नॉट वाली उसके दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में जो कंपोनेंट्स मिले वो जीमान कंपोनेंट्स थे, अगर उनके बीच में हमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस देखना पड़े तो न्यू 3 और न्यू 1 में देखना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा, तो हमें पता है न्यू 3 और न्यू 1, ये आपके पास न्यू 1 ये रहा और न्यू 3 ये रहा, इन दोनों को माइनस करो, यानी इसमें से ये माइनस कर दो तो न्यू नॉट से न्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये डबल हो जाएंगे, तो नीचे 4 जो है वो 2 रह जाएगा, तो ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा वहां से। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सा क्रिटिकल है, इस एग्जाम्पल को भी कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, डी से पी में किया है, डी जिसके लिए एल इक्वल टू 2 है, एल इक्वल टू 2 के लिए एम एल की कितनी वैल्यूज होती है, +2 +1 0 -1 -2 याद रखना, और पी के लिए कितना होता है एल इक्वल टू 1, तो इसके लिए +1 0 -1, हमें ध्यान रखना है डेल्टा एम एल की वैल्यू -1 अलाउड हो सकती है, 0 अलाउड हो सकती है और +1 अलाउड हो सकती है, तो सिर्फ फोकस करेंगे इसी डायग्राम पे, इसी डायग्राम को मैं जूम करके बताना चाहती हूँ आपको। हाँ यहाँ पर देखो, सबसे पहले 0 ले लेते हैं, अलग अलग कलर से करेंगे है ना, तो रेड कलर लेती हूँ मैं, रेड कलर से डेल्टा एम एल 0 वाले, यानी ऊपर जो नंबर होगा नीचे भी वही नंबर होना चाहिए, एम एल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो डॉट लगाऊंगी रेड कलर से, ध्यान रखना। ये देखो यहाँ +1 है और +1 वाली लाइन कहाँ पे आ रही है, +1 पे आ रही है, तो एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेंज हुई नहीं, ये देखो एम एल की वैल्यू 0 है और ये कहाँ पे आ रही है, एम एल की वैल्यू यहाँ पर भी 0 आ रही है, चेंज नहीं हुआ एम एल, यहाँ -1 है और यहाँ पर भी -1 है, ये रहा, करेक्ट, तो ये 3 कलर के जो रेड कलर के डॉट है ये लाइनें में एम एल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब मैं ग्रीन कलर के डॉट लगा रही हूँ जो कि -1 है, तो देखो -1 का चेंज होने का मतलब है अपने से एक कम में जाना, अपने से या अपने से एक ज्यादा में जाना, क्यों, क्योंकि ये देखो 0 है, ग्रीन कलर का डॉट जो है ये 0, ये वाली लाइन कहाँ जाके खत्म हो रही है, +1 में खत्म हो रही है, तो 0
माइनस प्लस 1, कितना हो गया? -1। तो ml में चेंज कितने का आया? -1 का आया। और ये देखो -1 से ये कहाँ पे गई? 0 पे। -1 से 0 पे गई, तो -1 से 0 पे गई, तो आंसर कितना आया? -1। और ये देखो -2 से -1 में गई, तो आंसर कितना आया? -2 -1। सॉल्व करो, आंसर आएगा -1। ठीक है, ये ग्रीन कलर के डॉट समझ में आ गए। अब करते हैं ब्लू कलर के डॉट। तो ब्लू कलर के डॉट में देखो ये +2 से आ रहा है +1 में, तो +2 में से 1 माइनस करो, +1 आ रहा है। ये देखो +1 से 0 में आ रहा है, तो +1 -0, और ये आ रहा है 0 से -1 में, तो 0 -1, कितना आ रहा है? +1। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमें जीमान स्प्लिटिंग यहाँ पर देखने को मिल गई। तो P से S में हमने जीमान स्प्लिटिंग देख ली, उसी तरह से D और P में जो जीमान स्प्लिटिंग है, तो सिलेक्शन रूल क्या है? ये सिलेक्शन रूल कहलाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है जीमान स्प्लिटिंग के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, तो ध्यान रखना डेल्टा ml जो है वो 0 ± 1 होना चाहिए। न्यू1 न्यू2 न्यू3 हो जाएगा हमारे पास में। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी वही होगी, न्यू1 की वैल्यू न्यू0 - EB/4m, न्यू2 वापस न्यू0 होगी, ये सेम ऊपर की जैसे है। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा न्यू3 - 1 वो EB/2m होगा। एनर्जी डिफरेंस होगा ट्वाइस ऑफ म्यू बी इंटू बी, क्योंकि देखो जो लाइनें मिल रही थी, जो लाइनें हमें मिल रही थी, ये तो एक्चुअल लाइन थी, ये सबसे अपर लेवल थी, और ये डिफरेंस म्यू बी बी का था, ये भी म्यू बी बी का था, तो टोटल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ म्यू बी बी का हो जाएगा। इसी तरह से लैम्डा का रहने दो, लैम्डा का डिफरेंस जरूरी नहीं है। ठीक है, ये था हमारे पास। अब जीमान इफेक्ट पढ़ते हैं अपन, है ना।